डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉक। पावर सिस्टम रिवीजन सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। अभी तक हम लोग अंडरग्राउंड केबल तक पढ़ लिए हैं और मैं सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट का एक रिवीजन करा रहा हूँ। क्लियर है? अब हम लोग सर पढ़ेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में। इंसुलेशन कभी कभी इसके ऊपर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं सर क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लो सर। आर इंसुलेशन का जो फार्मूला होता है रो बाई 2 पाई एल ln r बाई आर। ठीक है, ln r बाई आर। कैपिटल आर हमारा आउटर रेडियस हो जाएगा और स्मॉल आर हमारा इनर रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पे रिलेशन पूछ लेता है कि सर रेजिस्टेंस के साथ लेंथ का क्या रिलेशन आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के। देखो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर टेम्परेचर के साथ क्या होता है रेजिस्टेंस का रिलेशन, इन्वर्सली होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जो है यहाँ पे आई लीकेज हमारा क्या होता है सर, डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। तो हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कोर हमारा डायरेक्टली हो गया टेम्परेचर के। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना इसमें दूसरा पॉइंट ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन केबल। ठीक है, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन केबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है सर? हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि हमारा सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि हमारा जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा सर, सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर हमारा सरफेस ऑफ इंसुलेटर के ऊपर ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलो देखो, हम लोग जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन केबल में क्या बोलते हैं सर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना केबल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग सब पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केबल और कंडक्टर हमारा क्या हो जाता है, जीरो होता है सर। ठीक है, अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे अगर मान लो एट सरफेस ऑफ कंडक्टर देखें तो क्या निकल के आएगा, ई का फार्मूला ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एट सरफेस ऑफ इंसुलेटर देखें, यहाँ पे स्मॉल आर होगा ना, सरफेस ऑफ इंसुलेटर देखें तो ई हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर। क्लियर है? तो आप बताओ, आपको पता है ना सर ये हमारा कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये हमारा स्मॉल आर हो गया, ये हमारा कैपिटल आर हो गया। बोलो, बीच में इंसुलेशन दिया रहता है ना, मान लेते हैं। ठीक है, आउटर लेयर कवर तो दिया रहता है ना, तो रेडियस तो कुछ बढ़ जाएगा बाहरी। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैपिटल आर। हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा कहाँ पे सर, सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर, सरफेस ऑफ इंसुलेटर के ऊपर। क्लियर है? तो लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ पे लिख लो सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा सर, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। वजह क्या है, क्योंकि वहाँ का रेडियस कम है, रिलेशन से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ये हमेशा आपको याद में, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक रिलेशन पूछता है कि आर बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता है, ई होता है। ठीक है, आर माइनस आर का वैल्यू क्या होता है, ये शायद मेरे को लगता है कि हमारा हो जाएगा वो, एक मिनट, इसका वैल्यू कितना होगा आप खुद निकाल रहे हैं यहाँ से। ई का वैल्यू पुट करोगे आपको निकल जाएगा, यानी कि अगर आर माइनस स्मॉल आर करोगे तो क्या होगा सर, ई आर माइनस आर कर लोगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसको निकाल लोगे। क्लियर है? चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडिंग ऑफ केबल्स। ये भी एग्जाम में पूछा था सर ग्रेडिंग ऑफ केबल करते क्यों, केबल में ग्रेडिंग क्यों करते हैं सर, ग्रेडिंग ऑफ केबल्स। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हमारा क्या होता है सर, इन ग्रेडिंग वी यूज मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक इंस्टेड ऑफ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक टू रिड्यूस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को रोकने के लिए, अब कैसे सर, देखो क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है हमारा लैम्डा बाई 2 पाई
एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये हमारा मान लो कांस्टेंट इसको रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो क्या करना होगा सर, हमको एप्सिलॉन और एक्स यही दोनों वेरिएबल है, इसको कांस्टेंट करना होगा, क्लियर है। तो हमको पता है सर कि हमारा अगर एक्स बढ़ाओगे तो लैम्डा एप्सिलॉन को घटाना होगा, तब तक एक्स इंटू सॉरी एप्सिलॉन हमारा कांस्टेंट रहेगा। एक्स इंटू एप्सिलॉन कब कांस्टेंट रहेगा, जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। और आपको पता है कि सर डिस्टेंस बढ़ने से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा, क्लियर है। यानी कि हम लोग ग्रेडिंग अप केवल इसलिए करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाए वो हमारा कांस्टेंट हो जाए, क्लियर है। अब जो है हम लोग यहाँ पे ओवरहेड इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, ओवरहेड इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ओवरहेड इंसुलेटर, ठीक है। ये क्या करता है सर, इंसुलेशन रहता है टावर और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। ये क्या करता है, इंसुलेटर का काम क्या है सर, यहाँ पे ये इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, इंसुलेशन बिटवीन टावर एंड ट्रांसमिशन लाइन, क्लियर है। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है टावर एंड ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग इसमें मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है आजकल कि मटेरियल कौन कौन सा यूज होगा। सबसे पहले इसमें याद रखोगे पोर्सिलेन, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट भी हमारा यूज होता है, मैक्सिमम पोर्सिलेन ही यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम हमारा पहला वाला यूज होता है, इसी को याद रखोगे, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग टाइप ऑफ इंसुलेटर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। इसके अंदर कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना होगा सर, सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये हमारा कितना तक यूज होगा। तो ये हमारा भी लेस देन 33 kV तक यूज होगा, हमेशा इसको याद रखना है। पिन टाइप में आपके लिए बस इतना ही काफ़ी इस एग्जाम के लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन टाइप। इसमें को क्या याद रखना है सर, पहला पॉइंट ये रखना है कि हम लोग अगर हाई वोल्टेज पे यूज करना चाहें इंसुलेटर को तो हम लोग पिन टाइप को रिप्लेस कर देते हैं सस्पेंशन टाइप से, ठीक है। पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिस्क को हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा डिस्क हो गया, ये हमारा डिस्क हो गया, इसको आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो नंबर ऑफ डिस्क को कनेक्ट करके क्या करते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाते हैं। उसके बाद से इसमें जो होता है ना, ईच यूनिट हमारा जो होता है, एक एक इंसुलेटर जो डिजाइन होगा, डिजाइन फॉर 11 kV, क्लियर है, इतना याद रखना है। और ये हमारा वर्टिकल माउंटेड होता है, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा था, ये हमारा वर्टिकल माउंटेड होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, देखो ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, यानी कि हमारा इंसुलेटर कुछ इस तरह से प्रोवाइडेड रहेगा, इस तरह से हमारा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, आपस में, क्लियर है। चलो ये 2-3 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। मतलब हाई वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसको सर, पिन टाइप को सस्पेंशन टाइप से। अब बात आती है इसके सर साइकिल टाइप इंसुलेटर। इसका सर यूज कब होता है और क्या है ये, तो इसमें पढ़ोगे कि ये हमारा यूज होता है, यूज एट एलवी ट्रांसमिशन लाइन। अब एलवी में तो हमारा पिन टाइप भी होता था, लेकिन पिन टाइप हमारा देखो ये हमारा कहाँ पे यूज होगा, ये हमारा यूज होगा यूज्ड एट शार्प कर्व्स, जैसे घुमाव है, ठीक है, डेड एंड जहाँ पे लाइन हमारा एंड कर रहा है, तो इन दो जगहों पे इसका यूज होगा, ठीक है। यानी कि हमारा साइकिल टाइप भी एलवी ही होता है ट्रांसमिशन लाइन के, लेकिन इसको हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। चौथा पढ़ते हैं हम लोग सर स्ट्रैंड टाइप। ये हमारा साइकिल टाइप का ही होता है, लेकिन बस इसमें अंतर क्या है कि ये हमारा हाई वोल्टेज पे यूज होगा और ये हमारा सब हॉरिजेंटल माउंटेड होगा, ठीक है। जैसे हमारा सस्पेंशन वर्टिकल था, ये हमारा हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। इसमें क्या याद रखोगे स्ट्रैंड टाइप में, तो इसमें लिख लो कि रिप्लेस साइकिल टाइप इंसुलेटर फॉर HV लाइंस, ठीक है। उसके बाद से जो है ना, इसका भी यूज करोगे डेड एंड पे और शार्प एज के ऊपर, तो इसमें भी लिख लो यूज्ड इन। बस अंतर क्या है साइकिल और स्ट्रैंड में कि बस हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का, ठीक है। डेड एंड उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, एंड शार्प एजेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो
इसका जो वोल्टेज होता है हमेशा क्या होगा, वोल्टेज जो इसमें यूज होगा लोअर देन सस्पेंशन, हमेशा याद रखो। सबसे हाई रेटिंग का कौन सा होगा, हमेशा सस्पेंशन होगा, लोअर देन सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे एक टेबल बनवा रहा हूँ आप लोगों को, ये भी बना लो बस, इसको बना के इसको हम लोग खत्म ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज रेटिंग, फिर हम लोग देखेंगे सस्पेंशन वाले में कितना इंसुलेटर लगेगा, ठीक है, हमारा स्ट्रेन वाले में कितना डिस्क लगेगा। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे 66 के भी कई अगर यूज करेंगे तो सस्पेंशन वाले में 5, स्ट्रेन वाले में 6। ठीक है, 132 के भी में हमारा सस्पेंशन वाले में लगेगा 9 और स्ट्रेन वाले में 10। 220 के भी वाले में हमारा सस्पेंशन वाले में लगेगा 13 to 15 और इसमें लगेगा हमारा 14 to 16। ठीक है, स्ट्रेन वाले में हमेशा एक ज़्यादा ही लगेगा। 400 के भी में हमारा इसमें लगेगा 20 to 25 और इसमें लगेगा 23 से 26। 765 के भी वाले में लगेगा इसमें हमारा अराउंड 35 और इसमें लगेगा अराउंड 36। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, द वोल्टेज एट विच एयर सराउंडेड इंसुलेटर गेट्स आयोनाइज्ड एंड करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द एयर फ्रॉम द कंडक्टर टू टावर। ठीक है, फ्लैश ओवर वोल्टेज जो आप देखते हो ना, यानी कि क्या होता है सर, हमारा एयर आयोनाइज होकर वहाँ से क्या होता है, मतलब एयर आयोनाइज होकर वहाँ पे कंडक्टिंग की तरफ बिहेव करने लगता है। ठीक है, ये हमारा होता है फ्लैश ओवर वोल्टेज, यानी कि जिस भी वोल्टेज के ऊपर, यानी कि द वोल्टेज एट विच एयर सराउंडिंग इंसुलेटर गेट आयोनाइज्ड। ठीक है, इंसुलेटर के आसपास जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा और करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द एयर फ्रॉम कंडक्टर टू टावर। क्लियर है, यानी कि आपका जो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे इंसुलेटर पिन है, ये हमारा टावर है। ठीक है, अब क्या होगा सर, यहाँ का एयर आयोनाइज होकर अब करंट फ्लो करने का पाथ मिल जाएगा कंडक्टर से यहाँ टावर के बीच में। ठीक है, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं फ्लैश ओवर हमारा वोल्टेज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पंक्चर वोल्टेज। देखो ये क्या होता है, द वोल्टेज एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स फॉर ओवरहेड इंसुलेटर एंड करंट फ्लो थ्रू इंसुलेटर। यानी कि पंक्चर वोल्टेज में हमारा क्या होता है सर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है किसका सर, इंसुलेटर का। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जब होगा तो क्या होगा सर, करंट फ्लो करना हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, यानी कि इसमें हमारा क्या होता है सर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा इसमें। ठीक है, किसमें, पंक्चर वोल्टेज में। समझ में आ गया। चलो फ्लैश ओवर और पंक्चर वोल्टेज में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब ये बात आती है कि सर हमारा जो है ना, एक मिनट, हम लोग जो है ना एक और चीज़ देखते हैं, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं सर, कि हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे होता है सर। तो हमारा वोल्टेज जो है ना नियरेस्ट डिस्क के ऊपर मैक्सिमम होगा। ठीक है, और हमारा वोल्टेज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लियर है, वजह क्या है सर, हमारा जो है वोल्टेज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वजह है कि हमारा जो शंट कैपेसिटेंस के वजह से, जिसको एम बोलते हैं, एम का एम सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम जो होता है हमारा, बोलिए क्या होता है, एम होगा हमारा सी एस बाई सी एम, सी एस बाई सी एम। ठीक है, सी एस बाई सी एम, सीरीज कैपेसिटेंस बाई हमारा यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, एम हमारा होता है सी एस बाई सी एम। एम का वैल्यू हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इस चीज़ 2 पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी की वजह से हमारा वोल्टेज जो होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कोरोना के बारे में पढ़ लेते हैं। कोरोना के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो ये भी एग्जाम में पूछा था कोरोना के बारे में, इसमें रिलेशन पूछा जाता है, उसको ही हम लोग देखते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना, यहाँ पे हम लोग रिलेशन ही लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं और रिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना रिलेशन ही है। क्लियर, और कैसे उसको रिड्यूस करते हैं, फॉर्मूला किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कोरोना के रिगार्डिंग। तो रिलेशन आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि हमारा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा सर, कोरोना लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर हमारा, बस इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर हमारा यानी कि डी का वैल्यू अगर आपका बढ़ेगा तो पीसी का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है,
एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर हमारा क्या होगा इसका केस, हमारा VD का वैल्यू घटेगा, PC का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है कंडक्टर रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कंडक्टर रेडियस की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कंडक्टर रेडियस की वजह से R बढ़ेगा, VD बढ़ेगा, PC घट जाएगा, ठीक है। अब जो है ना हम लोग इसका ड्रॉबैक देखते हैं, इसका ड्रॉबैक क्या है कोरोना लॉसेज का, और कैसे इसको ठीक करते हैं। बस यही कुछ पॉइंट्स है, उसको देख के ख़त्म करेंगे। तो इसमें हमारा ड्रॉबैक ये है कि इफेक्टिव रेडियस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये पढ़ेंगे कि C इंक्रीज करने से लाइन चार्जिंग करंट इंक्रीज कर जाएगा, लाइन चार्जिंग करंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज क्या है सर इसका, हमारा अगर C इंक्रीज करेगा तो फिर इसका एडवांटेज ये है कि अगर हमारा C इंक्रीज करेगा तो टाइम हमारा जो होता है ना वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे मेथड, कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग कोरोना को रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे लार्ज डायमीटर कंडक्टर का यूज। दूसरा करेंगे हम लोग सर हॉलो कंडक्टर, वैसे पता है कि हॉलो कंडक्टर का रेडियस ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद से करेंगे हम लोग बंडल कंडक्टर का यूज। सबका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, जब प्रॉपर एक एक को डिटेल में पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा हो गया आपको कोरोना के बारे में एक बेसिक आइडिया, ठीक है सर। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन किसके किसके ऊपर होता है हमारा सर, तो लिखोगे कि क्लासिफिकेशन हमारा होता है, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ L इंटू F, LF के बेसिस पे। LF क्या है सर, लेंथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमेशा इसको ध्यान में रखोगे, ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, L का वैल्यू लेस देन 80 किलोमीटर होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज होना चाहिए। यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि LF का वैल्यू हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4000 होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है सर, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन करंट इज कांस्टेंट होता है हमारा, करंट इज कांस्टेंट फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, कांस्टेंट फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, ठीक है। चलिए ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसके अंदर सर क्या होता है, इसमें हमारा जो होगा लेंथ ग्रेटर देन 200 किलोमीटर होगा फॉर 50 हर्ट्ज, क्लियर है। यानी कि हमारा LF का वैल्यू क्या होना चाहिए इसमें 10000, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। मीडियम सॉरी एक मिनट, ये मैं लॉन्ग का लिखता हूँ। देखो मीडियम के लिए क्या होना चाहिए सर, L का वैल्यू हमारा 200 से कम और 80 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा L और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है सर 50 हर्ट्ज होना चाहिए। आपको पता है सर LF का रेंज क्या हो जाएगा हमारा 4000 के बीच में, ठीक है। तीसरा आता है हमारा सर, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस को कंसीडर करेंगे और लीकेज करंट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम लोग एक एक पॉइंट जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे सर। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में देखते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमारा होता है L ग्रेटर देन 200 किलोमीटर 50 हर्ट्ज, ठीक है। और जो है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि LF का जो वैल्यू है होना चाहिए, ठीक है सर। यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक हो गया। अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे सर इक्विवेलेंट मॉडल को, तो उसको हम लोग देखने से पहले उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो इसको खत्म करते, वीडियो लॉन्ग होते जा रहा, लगता है कि 3-4 वीडियो हो जाएगा पावर सिस्टम रिवीजन के लिए, मेरे को जहाँ तक लग पा रहा है, ठीक है। इसको खत्म करते हैं, चलिए थैंक यू।